गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई कॉलेज से मैं शाहीन मैम। चलिए हम लोग अब हिस्ट्री का सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो मैंने एक पार्ट आपको इसका पढ़ाया था और आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो आपका लेसन है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो बच्चों कैसे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि यूरोप में समाजवाद 19वीं शताब्दी के मध्य तक बहुत तेज़ी से यूरोप में फैलता चला जा रहा था और सभी लोग अब रूस में भी समर्थन करने लगे थे समाजवाद का। और मैंने आपको बताया था समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रूस में जो समाजवाद था, ये मार्क्स की जो विचार को मानने वाले लोग थे, उन सभी समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया था। इसको आप अच्छी तरह सुनिए, मैं फिर से बता रही हूँ। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था 1898 में समाजवादियों ने। और अब जो है समाजवाद रूस में तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा था और 1900 ईस्वी में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन हो गया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब आपके इस पार्ट के सारे पॉइंट्स के बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले रूस में 1905 में क्रांति शुरू हो गई थी। तो रूस में बच्चों किस तरह का शासन था? निरंकुश राजशाही थी और रूस के राजा को क्या कहते थे? जार। निरंकुश तो आप जानती हैं, ऐसा शासन जिसमें अंकुश नहीं लगा जा सका। तो अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं शताब्दी में जो जार था वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने जो है वो इसके लिए काफ़ी इसका विरोध किया। 1905 ईस्वी में संविधान की रचना के लिए जो सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतियों के साथ किसान और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी मज़दूरों के लिए 1904 का जो साल था बच्चों, वो बहुत ही ख़राब था। कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और इनका जो वेतन था उसमें भी बहुत कमी आ गई थी। 1904 में जो असेंबली ऑफ रशियन वर्क्स जो गठन किया गया था, उन सब के 4 सदस्यों की जो एक आयरन वर्क्स था उनकी नौकरी से हटा दिया गया। मज़दूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया और कुछ ही दिनों के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मज़दूर काम के घंटे को 8 घंटे किए जाने के लिए हड़ताल पे चले गए। अब ये गौर से सुनिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है। इस घटना को कहते हैं खूनी रविवार। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ये 1905 की रूसी क्रांति है और निरंकुश जारशाही शासन। तो ये जार जो थे वहाँ के राजा को कहते थे। सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल शुरू हो गई और ये अब हम आ जाते हैं ये खूनी रविवार की घटना। तो खूनी रविवार की घटना के बारे में हम आपको बताते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पादरी गौपेन के नेतृत्व में मज़दूरों का जो एक जुलूस था वो विंटर पैलेस यानी जार का जो महल था उसका नाम था विंटर पैलेस, उसके सामने पहुंचा और पुलिस और कॉसेक्स ने मज़दूरों पे हमला कर दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा मज़दूर मारे गए और 300 घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। इसकी शुरुआत जो थी 1905 में हुई थी, इसलिए 1905 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी उसके बाद से सारे देश में हड़ताल होने लगी और विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, विश्वविद्यालय बंद हो गए, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब लोगों ने मध्यवर्गीय ने संविधान सभा के मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी।
तो 1905 की क्रांति के बाद से जो के दौरान जो था, तो जार ने एक जो निर्वाचित संसद जो थी ड्यूमा, उस पर अपनी सहमति दे दी और फैक्ट्री के मज़दूरों को बहुत सारे ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी भी अस्तित्व में आ गई। तो 1905 के बाद ज़्यादातर कमेटी और यूनियन काम करने लगी और जार ने पहली ड्यूमा को 15 दिन के भीतर ही पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। तो अब हम आ जाते हैं, देखते हैं अपने पॉइंट। प्रथम विश्व युद्ध में के वक्त रूसी साम्राज्य कैसा था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1914 में। तो 1914 में हमने यहाँ देखा कि खूनी रविवार की घटना 1905 में, 1905 से ये क्रांति शुरू हुई, उसके बाद से ये खूनी घटना हुई। 15 विश्व युद्ध के वक्त में, प्रथम विश्व युद्ध के वक्त में हम देखते हैं कि क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। उस वक्त तो पूरा यूरोप हमारा था, 2 गठबंधनों में बट गया था। एक में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। याद कीजिए अच्छी तरह से, इसको सुन लीजिए गौर से, केंद्रीय शक्ति इसको कहते थे। और दूसरा था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जो दूसरे ग्रुप में था, बाद में उसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। यूरोप में इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में रूसियों को काफ़ी, युद्ध में शुरू में तो रूसियों को समर्थन मिला था, जनता ने जार का साथ दिया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद पार्टियों की सलाह लेना छोड़ दिया और जो जर्मन विरोधी लोग थे वो सेंट पीटर्स का नाम बदल के उन लोगों ने क्या रख दिया? पेत्रोग्राद। ये आगे हम आपको बताएंगे। पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति हुई थी। तो ये जो वहाँ पे थी जर्मन, उन लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ पे ये जार का शासन चल रहा था, जहाँ जार रहता था, और उस जगहों को सेंट पीटर्सबर्ग, जो ये देख लिया आप, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के इन लोगों ने ये क्या कर दिया? उसका नाम पेत्रोग्राद रख लिया। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण जो वहाँ के लोग थे रूस के, उन लोगों ने पेत्रोग्राद रख लिया और सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। तो 1914 से 1916 के बीच में बच्चों, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को बहुत पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मर गए और वहाँ पे जो रूसी सेनाओं ने रास्ते में जो भी उनकी फसल इमारत मिलती थी सबको नष्ट कर दिया और फसल इमारत के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी बन गए। ये हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के वक्त में रूसी साम्राज्य की। इसको इस हालत में सरकार और जार जो दोनों थे, ये सभी और सिपाही सभी लोग युद्ध से तंग आ गए थे। अब कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता था। युद्ध से बच्चों उद्योगों पे भी बहुत ख़राब असर पड़ रहा था। रूस ने अपने उद्योगों से रूस को बहुत ही इसका नुकसान उठाना पड़ रहा था। बाहर से मिलने वाली आपूर्ति बंद हो गई थी। बाल्टिक जो समुद्र था, जिस रास्ते से औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनी ने कब्ज़ा कर लिया था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले में यूरोप का जो औद्योगिक उपकरण था वो सब बेकार हो गया। 1916 तक रेलवे लाइन भी टूटने लगी थी और जो भी मज़दूर थे उनकी कमी हो गई थी और छोटे छोटे जितने भी वर्कशॉप थे सब बंद होने लगे, सब ठप होने लगे और अनाज जो था सैनिकों को नहीं मिल पाता था। लोगों को रोटी और तक खाने के लिए लोगों को दिक्कत हो गई थी। 1916 में की सर्दियों में रोटी की दुकान पे काफ़ी दंगा होने लगा और लोगों की स्थिति वहाँ पे बहुत ही चिंताजनक होने लगी। तो अब जो ये सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेत्रोग्राद रखा गया। अब हम देखते हैं ये पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति हुई। ये रूस में पेत्रोग्राद में जो फरवरी क्रांति हुई उसके बारे में हम आपको पढ़ते हैं कि 1917 में बहुत उस वक्त पेत्रोग्राद में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रूस में बहुत उस वक्त सर्दी पड़ रही थी। उस सर्दी में पेत्रोग्राद के लोगों की हालत बहुत ख़राब थी और जितने भी मज़दूर थे वो क्वार्टर, कारखाने, नदी के तट पे रहते थे और जो विंटर पैलेस थे वो सरकारी इमारतें थीं जहाँ पे ड्यूमा की बैठक होती थी, वो भी हर तरफ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फरवरी में मज़दूरों को भी बहुत ज़्यादा खाने पीने की भी कमी हो गई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो जो संसदीय प्रतिनिधि थे वो चाहते थे कि निर्वाचित सरकार अभी बची रहे और जार के द्वारा ड्यूमा को भंग करने की कोशिश का वो विरोध कर रहे थे।
लेकिन बच्चों 22 फरवरी को, फरवरी में हम पढ़ रहे हैं फरवरी क्रांति के बारे में, तो 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषित कर दिया गया। तालाबंदी क्या होता है? फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा जो मुख्य गेट पे ताला डाल दिया जाता है उसको तालाबंदी। तो इस फैक्ट्री के मज़दूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्री के मज़दूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। और बहुत सारे जो फैक्ट्री थे वहाँ पे औरतें नेतृत्व कर रही थी हड़ताल का, इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। तो अब हम देखते हैं बच्चों के आगे क्या हुआ कि उसी अभी हम पढ़ रहे हैं फरवरी में ही, अब हम आ जाते हैं जैसे फरवरी में 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। अब ये ड्यूमा क्या है बच्चों? वहाँ की रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अब आपको ड्यूमा के बारे में अलग से जैसे छोटे क्वेश्चन या पूछा जाएगा, छोटी टिप्पणी आ सकती है कि ड्यूमा क्या है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो है काफ़ी राजनीतिक कार्य होने लगा और 26 तारीख को फिर बहुत सी प्रदर्शनकारी जमा हो गए और 27 तारीख को पुलिस मुख्यालय पे हमला करके उसको नहस तहस कर डाला, क्योंकि रोटी की भी कमी थी, तनख्वाह भी नहीं मिलता था, काम के घंटों में भी कमी थी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष के बारे में नारा लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पे जमा हो गए। तो सरकार ने स्थिति नियंत्रण पर कायम करने के लिए एक बार फिर से सैनिकों को भेजा, घुड़सवार सैनिकों को, और घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी ने, लेकिन घुड़सवार जो सैनिक थे उन लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और जो गुस्साए सिपाही थे उन लोगों ने जो रेजिमेंट होता है उन लोगों का, वहाँ के एक अफसर पे गोली चला दी और दूसरे रेजिमेंट ने भी सबने बगावत करनी शुरू कर दी। तो अब जो थे सिपाही मजदूर सब लोगों ने मिलकर, ये आ जाइए आप इस पॉइंट पे, सोवियत या परिषद का गठन किया। अब ये सोवियत क्या है बच्चों? सोवियत जो था रूस का स्थानीय स्वशासन संगठन है। रूस में जो सोवियत या परिषद जो बनी थी, ये वहाँ के रूस के जो स्थानीय लोग थे उनका स्वशासन गठन है। और दूसरे दिन जो जितने जो उसी इन लोगों ने जो सोवियत परिषद का गठन किया और यहीं से पेट्रोग्राद रूस सोवियत का जन्म हुआ। तो अगले दिन जो है जब हम बात कर रहे हैं, आपको 27 फरवरी की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद से जब सोवियत का गठन हो गया तो एक कुछ प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने उन लोग गए, सैनिक कमांडर जी, वो लोग कहने लगे जार से कि आप जो है इस गद्दी को छोड़ दीजिए। और जार निकोलस सेकंड था बच्चों उस वक्त शासन, हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो इन लोग कमांडर की बात उन लोगों ने मान दी और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी परिस्थिति थी जिसमें जार ने गद्दी छोड़ी और कब छोड़ी? सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए, सोवियत और ड्यूमा के लोगों ने, ये सोवियत है और ड्यूमा वहाँ की संसद थी, उन लोगों ने मिलकर जो बनाई ये थी अंतरिम सरकार। आप इस पॉइंट पे आ जाइए, अंतरिम सरकार। तो इन लोगों ने अंतरिम सरकार बना ली और ये तय किया कि रूस के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दे और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुनाव किया जाए। और फरवरी 1970 में राजशाही को गद्दी से हटाने के बाद से अब क्रांति का पूरा झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथ में आ गया। तो ये पेट्रोग्राद के हाथ में, पेट्रोग्राद की जो जनता थी उसके हाथ में आ गया अंतरिम सरकार और ड्यूमा के, इन दोनों ने मिलके। अब फरवरी के बाद के बारे में हम आपको बताते हैं कि फरवरी के बाद क्या हुआ बच्चों। अप्रैल 1917 में बोल्शिविकों का एक नेता था जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, और हम आपको फिर ये जो था रूस में बोल्शेविक दल का नेता था, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य रोल था। और इसने क्या किया हम आपको आगे बताते हैं कि अंतरिम सरकार जो थी वहाँ पे जब बनी थी बच्चों, तो वहाँ उसमें कौन कौन थे? सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति, ये लोग तो सभी रहते थे। और अप्रैल 1917 में बोल्शेविक का जो नेता था लेनिन, वो रूस आ गया और लेनिन 1914 से ही 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध चढ़ा था उस वक्त से ही वो लेनिन जो था बोल्शेविक नेता, वो युद्ध का विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि सोवियत लोग की सत्ता
उनके हाथ, जनता के हाथों में आ जाना चाहिए, युद्ध समाप्त हो जानी चाहिए और सारी ज़मीनें जो हैं किसानों को दे देना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। और इन सारी मांगों को, जो उसने 3 मांगें लगी, लेनिन की इन मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। चलिए लास्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, लेनिन की मांग अप्रैल थीसिस। लेनिन की मांगों का अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया और लेनिन ने ये सुझाव दिया कि रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। इंपॉर्टेंट लाइन है, बोल्शेविक पार्टी के नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। तो समाज लोग जो वहाँ के ने बोल्शेविक पार्टी के जो नेता थे, वो लोग को ऐसा लगता था कि अभी समाजवादी पार्टी का वक्त नहीं आया है, लेकिन जो है कुछ ही महीने में ऐसा लगने लगा कि मज़दूर आंदोलन बहुत तेज़ी से बच्चों फैलने लगा। और ये हम बात कर रहे हैं कि अप्रैल थीसिस के बाद से वहाँ की क्या सिचुएशन हुई। तो वहाँ पे और जो है मज़दूर आंदोलन जब फैल गया तो औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटी बनाई गई, मज़दूर फैक्ट्री चलाने के लिए ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी, सेना में सिपाहियों की समिति बनने लगी और जून तक आते आते 500 सोवियत ने अखिल सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेज दिए। और जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी तो ये बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ने लगा और जुलाई 1917 में बच्चों बोल्शेविक द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शन का बहुत दमन किया गया। बहुत से बोल्शेविक नेता को चुपना भी पड़ा। तो आगे चल के हम आपको 1917 की क्रांति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना। थैंक यू।